1978 में सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए से स्टार्ट होने वाली कंपनी सहारा, जो इंडिया की सबसे बड़ी चिटफंड कंपनी बन गई। यहाँ तक इन्होंने एक पूरा का पूरा सिटी डेवलप किया था पुणे में। उसके बाद ये 12 साल तक इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सरशिप करते रहे। आपने सुने होगा सहारा इंडिया। इस कंपनी में एक दो नहीं, पूरे 13 करोड़ इन्वेस्टर्स थे। मतलब आप समझ सकते हो इतनी ह्यूज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार इस कंपनी को बंद करना पड़ा और इसके मालिक मिस्टर सुब्रतो राय को जेल हो गई। और यहाँ तक इस कंपनी के मालिक पर 24,000 करोड़, एक दो रुपए ने 24,000 करोड़ का स्कैम एंड मनी लॉन्ड्रिंग का केस बैठ गया। सो मैं अनिल श्रीवास्तव आज के इस वीडियो में मैं डिकोड करने वाला हूँ पूरा का पूरा सहारा का स्कैम, सहारा का क्या स्कीम था, क्या स्कैम था। और अगर आपको इस कंपनी के बारे में नहीं पता है तो सब कुछ आप इस वीडियो में जानोगे। तो शुरू करते हैं शानदार से वीडियो को बिना किसी लेट के। तो सहारा कंपनी के 24,000 करोड़ के बड़े से स्कैम को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा इस कंपनी की हिस्ट्री और इस कंपनी का बैकग्राउंड, मतलब ये करती क्या थी। सो बेसिकली 1978 में स्टार्ट हुई ये कंपनी सहारा इंडिया। ये बेसिकली एक चिटफंड कंपनी थी जो लोगों के पैसे लेकर उसे इन्वेस्ट करती थी और जो रिटर्न आता था उसका रिटर्न्स लोगों में बांटती थी और उसमें से अपना भी प्रॉफिट रखती थी। तो आप समझ सकते हो नॉर्मल जो चिटफंड कंपनी होता है वो यही है। और ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली 1978 में यूपी के बहुत ही पॉपुलर सिटी गोरखपुर, आपने नाम तो सुना ही होगा, बाय मिस्टर सुब्रतो रॉय। तो ऐसा क्या था इस स्कीम में जो 13 करोड़ लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन मीन्स तब का 11% ऑफ द इंडिया, 11% मतलब समझ सकते हो एक परसेंटेज बन रहा है पूरे पॉपुलेशन की, वो इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर रहा था। सो स्कीम में क्या था, स्कीम बहुत ही सिंपल थी और नॉर्मल थी जो लोगों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। आपको बेसिकली यहाँ पर हर दिन 1 रुपए मिनिमम आपको डिपॉजिट करना है। मतलब आप महीने के 30 रुपए यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हो। सो आपको क्या करना है, बहुत ही लंबे पीरियड तक ये 1-1 रुपए आपको करके डिपॉजिट करना है। अब कंपनी क्या करेगी, आपने जो भी पैसे डिपॉजिट किए उसको वो लेकर इन्वेस्ट करेगी इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल इस्टेट में। और उसके बाद इससे जो भी फायदा होगा आपको बहुत ही ज़्यादा हाई रिटर्न्स में आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। मतलब आप समझ सकते हो एक नॉर्मल आदमी इससे क्यों ना अट्रैक्ट हो, क्योंकि 1 रुपए शायद ही किसी के लिए आज के समय में कुछ मायने रखता है। ये जो स्कीम थी ना, ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और बहुत ही ज़्यादा जल्दी पॉपुलर हो गई। और इस कंपनी के मालिक मिस्टर सुब्रतो रॉय को भी पता था अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है बहुत ही बड़ा वाला, तो आपको हमेशा मास पॉपुलेशन के साथ खेलना पड़ेगा। और इस स्कीम ने वही किया। इस स्कीम की वजह से बहुत ही बड़ी ऑडियंस इसके तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। अब आती है बात ब्रांडिंग की। सहारा की जो ब्रांडिंग है वो बहुत ही जोरों शोरों से हो रही थी। सहारा इंडिया क्रिकेट को स्पॉन्सर करता था, इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर करता था, यहाँ तक इन्होंने अपनी आईपीएल की एक टीम तक बनाई थी विच इज नोन एज पुणे वॉरियर्स। बट बात तो तब आगे बढ़ती है जब ये पूरा का पूरा जो सहारा ग्रुप है वो पुणे में अपना एक पूरा का खुद सिटी डेवलप कर रहा था। अब सिटी में क्या क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। सिटी में आपको लग्जरियस होटल, स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स, क्रिकेट स्टेडियम और तो और वो सारी लग्जरी फैसिलिटीज जो एक सिटी में होनी चाहिए वो सारी की सारी सहारा डेवलप कर रहा था। मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा सिटी बना रहा था सहारा, वो भी एक स्मार्ट सिटी आप समझ लो। तो सुब्रतो रॉय इंडियन पॉलिटिशियंस एंड फिल्म स्टार के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। आप अगर उनकी पुरानी फोटोज देखोगे तो हमेशा वो किसी फिल्म स्टार या पॉलिटिशियन के साथ ही रहते थे। उनका कनेक्शन बहुत ही बड़ा बन चुका था। लेकिन कंपनी की पहली मुसीबत स्टार्ट होती है 1998। हाँ, 1998 में इस कंपनी में पहली मुसीबत आती है क्योंकि एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर पड़ती है इस सहारा ग्रुप के ऊपर। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इनसे हर 1-1 रुपए जो यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए उसका हिसाब मांगने आ जाती है। लेकिन क्योंकि सहारा के मालिक सुब्रतो रॉय का बहुत ही अच्छा कनेक्शन था बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, तो पॉलिटिशियंस को भी पता था अगर सुब्रतो रॉय इस केस में फंसते हैं तो पॉलिटिशियंस को भी इस केस में जाना पड़ेगा या उन पे भी जांच बैठेगी। तो क्या हुआ, वो जो इनकम टैक्स ऑफिसर था उसका कुछ 1-2 हफ्तों में ही वहां से ट्रांसफर करा दिया गया। मतलब आप समझ सकते हो दैट्स नॉट द गेम ऑफ ओनली मनी, दैट्स ऑल्सो द गेम ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब अब यहाँ पर पॉलिटिक्स भी आ गया था गेम में। इस तरीके से वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो बच गए, लेकिन अब एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी। साल आ गया था 2008 या 2009 आप पकड़ लो। तो इसी के बीच में अब आ गए थे लोगों को पैसे रिटर्न करने के टाइम। मतलब जो लोगों ने 1-1 रुपए इन्वेस्ट किया था अब उसको रिटर्न करने का टाइम आ गया था। लोग बहुत ही उत्सुक थे कि अब हमें अपने पैसे को रिटर्न्स मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। जो बोलते नहीं है कि 21 दिन में पैसा डबल, वैसा ही कुछ स्कीम था। तो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे अपने रिटर्न्स लेने के लिए। लेकिन सहारा का जो बिजनेस प्लान था वो तो कभी होता ही नहीं है। सहारा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और
रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने का मन था वो तो कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग में ही कुछ ज़्यादा ही खर्च कर दिया था और अब उनका पैसे नहीं बचे थे लोगों को रिटर्न करने के। तो यहाँ पर सुब्रत रॉय सोचते हैं क्यों ना हम अपने कंपनी IPO निकालें, शेयर मार्केट में उसे लिस्ट करेंगे और उससे जो भी आएगा इनकम उसको हम लोगों में बांट देंगे और सिंपल हमारे कंपनी का रेपुटेशन भी बच गया एंड सेकेंडली हमारे जो इन्वेस्टर्स थे वो भी खुश हो गए। लेकिन ये शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि ये गलती अब उन्हें पूरा का पूरा डुबा देती है। अब बताता हूँ कैसे। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अगर आप अपना IPO लॉन्च करते हो कोई भी कंपनी की, अगर आपकी कंपनी है तो आप IPO लॉन्च करते हो तो आपको उससे पहले सेबी को अपनी पूरी कंपनी की डिटेल्स, उसकी हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिकॉर्ड्स विथ बैलेंस शीट वगैरह ये सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपको एक एक रुपए का आपका हिसाब देना पड़ेगा कि आपके पास जो फाइनेंस है वो कहाँ से आ रहा है और आप कहाँ यूज कर रहे हो और इस IPO से आपका क्या मकसद है, आप क्या करने वाले हो। लेकिन जब सेबी इनके रिपोर्ट्स को चेक करते हैं तो यहाँ पर उन्हें बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स दिखते हैं, बहुत सारे एरर्स मिलते हैं फाइनेंस में, जो बहुत सारे गैप्स वो नहीं दिख रहे थे और बैलेंस शीट में भी बहुत सारी गलतियां थी। तो सेबी को अब इन पे शक होता है और यहाँ से शुरू होता है मेन कहानी। फिर सेबी को जांच से पता चलता है कि सुब्रत रॉय ने OFCD एक प्रोसेस होता है उसके माध्यम से लोगों से जो पैसे वो निकाले थे, मीन्स इन्वेस्ट करवाए थे, वो OFCD प्रोसेस से आए थे। अब ये OFCD प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, आप सिंपली समझ जाओ। इसके लिए सेबी से बहुत ही ज्यादा परमिशन लेनी पड़ती है और जब तक वो परमिट ना करे तब तक वो इस सिस्टम से पैसे नहीं ले सकते। तो OFCD से उन्होंने पैसे लिए थे और सेबी से तो उन्होंने पूछा ही नहीं था। फिर क्या, अब मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट तक और वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी सेबी के साथ ही खड़ा होता है और सुब्रत रॉय को एक चांस दे रहता है कि आप जितने भी आपने फाइनेंस उठाए हैं सबको आप 15% का इंटरेस्ट के साथ आप सारे के सारे इन्वेस्टर्स को आप अपने पैसे रिटर्न कर दो इन 3 इंस्टॉलमेंट। आपके पास 3 इंस्टॉलमेंट का समय है, आप उसमें 24,000 करोड़ जो है उसको 15% के साथ आप रिटर्न कर दे। सो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट थी उसमें सुब्रत रॉय 5,000 करोड़ पे कर देते हैं, बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उनकी गड़बड़ी आने शुरू हो जाती है क्योंकि उनके पास अभी पैसा नहीं था, लिक्विड फंड नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उनकी जितने भी एसेट्स हैं उनको जब्त कर लेता है और एसेट्स को बेचकर 5,000 करोड़ बेच देता है। मीन्स 10,000 करोड़ यहाँ पर उन्होंने रीपे कर दिया था। लेकिन सब कुछ फॉरेन एसेट्स वगैरह सब कुछ बेच कर भी 14,000 करोड़ वो नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उन्हें जेल हो गई। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप समझ गए होंगे सारा का स्कैम क्या था। वैसे आपको इंटरनेट में बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस बनाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे से आपको कोई भी एक्सप्लेन कर पाएगा जितना मैंने आपको की पॉइंट के साथ एक्सप्लेन किया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।